सभी को नमस्कार। तेजत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे काल। और आज हम काल के 3 भेद थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो आज हम पढ़ेंगे भविष्य काल कह सकते हो, या इसी को कई किताबों में भविष्यत काल भी कहा जाता है। ये जो लिंग, वचन और काल हैं, ये आपके रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो बच्चे नेट जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी आप इस क्लास को अच्छे से देखें और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करें। तो आज हम पढ़ेंगे भविष्य काल। भविष्य का अर्थ है आने वाला समय। जो आगे समय आ रहा है वो क्या है? भविष्य काल है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, या ये कह सकते हैं भविष्य में, क्रिया का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। तो सबसे पहले भविष्यत काल की परिभाषा देखी। क्रिया की जिस रूप से उसके आने वाले समय यानी भविष्य, भविष्य में होना पाया जाता है, उसे भविष्य काल कह सकते हैं, या फिर भविष्यत काल भी कहते हैं। भविष्यत काल कहते हैं। अब जैसे हमने भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 उपभेद पढ़े हैं, इसी तरह भविष्यत काल के भी 3 उपभेद माने जाते हैं। कितने? 3 उपभेद माने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं भविष्यत काल के 3 उपभेद माने जाते हैं। 3 उपभेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत काल होता है, संभाव्य भविष्यत काल होता है, और तीसरा जो होता है वो आज्ञार्थक भविष्यत काल होता है। आज्ञार्थ भी कहते हैं, आज्ञार्थक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला उपभेद। 3 उपभेद है, उनमें से पहला उपभेद जो है वो है सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल। अब सामान्य भविष्यत काल किसको कहेंगे? यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो, वही क्या कहलाएगा? सामान्य भविष्यत काल कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से, क्रिया की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में उसके भविष्य में सामान्य रूप से उसके भविष्य में
सामान्य रूप से या सामान्य रूप में होने का बोध, सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे यानी जब भी कोई क्रिया सामान्य रूप से भविष्यत काल में हो रही है या उसका होने का बोध हो रहा है तो वहां कैसा काल होगा, सामान्य भविष्यत काल होगा। जैसे कह दिया। और पहचान क्या होगा, क्या होगी इसकी, कैसे पहचानेंगे हम, यानी जैसे ही वाक्य का अंत होगा, यानी पहले पहचान देखिए। पहचान, वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ मिलेगा, एगा, ए और उसके बाद में गा, एगी, ए आया है, एगी, एंगे, ये लगे हुए मिलेंगे। ये इसकी क्या है, पहचान है। गी, गी, एगी। जैसे उदाहरण देखिए। मोनिका संगीत प्रतियोगिता में भाग लेगी। अब मात्राएं देखिए, ए की मात्रा है और आगे क्या लगा हुआ है, गी, तो क्या है, ए गी। ये सामान्य क्या है, भविष्यत काल का उदाहरण है। इसी तरह अगर कह दिया जाए यजत जयपुर जाएगा, क्या है, ए, आई और गा, इस चीज की क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। इसी तरह कह दिया जाए हम सब घूमने जाएंगे, वाक्य के अंत में क्या है, ये क्या है, सामान्य भविष्यत काल की पहचान है। यहां से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनके भेदों से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। और रीट का जो पाठ्यक्रम है, सीटेट का जो पाठ्यक्रम है, उनके अकॉर्डिंग ही, उनके अनुसार ही सब कुछ करवाया जा रहा है। तो आप किसी भी टॉपिक को स्किप मत करें, अच्छे से उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें ताकि भविष्य में आपके काम आए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीन भेदों में भविष्यत काल के तीन भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, और दूसरा भेद है वो है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल से क्या अभिप्राय है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहां क्या होता है, संभाव्य भविष्यत काल होता है। तो हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के
जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहां संभाव्य भविष्यत काल होता है। अब ये जो संभाव्य भविष्यत काल है, क्रिया है वो आने वाले समय में भविष्य में होगी, ऐसी संभावना का हमें यानी वाक्य के अर्थ में क्या हो जाए, बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो वहां क्या है, संभाव्य वर्तमान काल है। पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में ये आ सकता है आई, ऐ, और इसके अलावा आओ, और कई जगह वाक्य के अंत में ये ऊ भी आता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कह दिया जाए वे शायद जयपुर जाएं, वे शायद जयपुर जाएं, तो यहां जयपुर जाने की जो क्रिया है उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या की जा रही है, संभावना का पता चल रहा है कि आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना है, पूर्णता नहीं है, संभावना व्यक्त होती है। इसी तरह कह दिया जाए कि वे शायद कल महाविद्यालय जाएंगे, तो क्या है, यहां महाविद्यालय जाने की जो क्रिया है उसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। जैसे कई बार कहा जाता है राम ने कहा अब मैं कहां जाऊं, अब मैं कहां जाऊं। ये आने वाले जो समय है उसमें क्रिया के होने की संभावना का हमें बोध हो, संभावना की सूचना मिल जाए, तो वो क्या है, संभाव्य भविष्यते काल है। तीसरा जो भेद होता है वो होता है आज्ञार्थ भविष्यत काल। तीन उपभेदों में तीसरा है वो है आज्ञार्थ भविष्यत काल। अब ये आज्ञार्थ भविष्यत काल किसे कहेंगे, कि किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण होने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को क्या कहेंगे, आज्ञार्थ भविष्यत काले कहेंगे। तो हम कह सकते हैं किसी क्रिया व्यापार के किसी क्रिया के किसी क्रिया व्यापार के आगामी आगामी यानी आगे आने वाला, किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण, आगामी समय में पूर्ण, आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट, आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को
आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को या आज्ञार्थ भविष्यत काल कहा जाता है। अज्ञात भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए, आप हमारे महाविद्यालय में पधारिएगा। आप हमारे महाविद्यालय में पधारिएगा, यानी हाँ, आगे आने वाला जो समय है, उस आगे आने वाले समय में क्रिया को पूर्ण करने के लिए क्या दी जा रही है? आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा प्रकट की जा रही है। तो कौन सा काल होगा? आज्ञार्थ भविष्यत काल होगा। जैसे कह दिया जाए, आप वहां अवश्य जाइएगा। आप वहां अवश्य जाइएगा, यानी आगे आने वाले समय में जाने की जो क्रिया है उसके लिए क्या किया जा रहा है? आज्ञा आने वाले समय में जाने की क्रिया के लिए क्या की जा रही है? आज्ञा प्रकट की जा रही है। आपको ये लिख दो, आप भावी जीवन में नशे से बचिएगा। तो क्या है, यहां भी क्या की जा रही है? आगे आने वाले समय में जो क्रिया है उसके लिए क्या है? आज्ञा का प्रकट होना पाया जा रहा है। तो ये है भविष्यत काल। भविष्य काल के 3 उपभेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, दूसरा जो है वो है संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा है आज्ञार्थ भविष्यत काल। तो हमने लिंग, वचन और जो काल है इनको विस्तार पूर्वक अध्ययन इनका कर लिया है। तो आज की हमारी जो ये क्लास है, ये काल से संबंधित पार्ट 3 क्लास है। और यहाँ जो आपको जो बताया गया है, करवाया गया है, हर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और कई बच्चे ये कह रहे थे कि रीट के से पहले या बाद में एक ही एग्जाम होगा, उससे भर्ती होगी। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यह यानी क्लियर कर दिया है कि रीट का एग्जाम है वो होगा, रीट की परीक्षा होगी। ये मत सोचना कि रीट की परीक्षा नहीं होगी, रीट की परीक्षा होगी। और रीट की परीक्षा के लिए बहुत से बच्चे लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए। तो आप भी उनमें शामिल होकर के ज़्यादा से ज़्यादा यानी स्कोर प्राप्त करने की कोशिश करें। और रीट में आपकी सफलता के लिए जो 2 भाषाएं हैं, दोनों भाषाओं से संबंधित भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड का आपको चयन करना पड़ेगा। और वहां से दोनों भाषाओं से 30 और 30 60% आएंगे, यानी 150 में से 150 में से 60% है वो भाषा से संबंधित रहेंगे। बाकी कोई अगर सामाजिक विज्ञान से, कोई साइंस से है तो अपने सब्जेक्ट से दे रहे हैं, वहां से भी उसको कितने मिलेंगे? 60% ही मिलेंगे। 30% होंगे वो मनोविज्ञान से संबंधित होंगे, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान भी है, बाल मनोविज्ञान भी है। तो अपने सब्जेक्ट की हर कोई तैयारी कर लेता है, लेकिन अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का रोल है, अगर आप ये सोचो कि हमारे 130+ % है वो 150 में से सही हों, रीट में हम अच्छे स्कोर में आए, 135 के लगभग, 140 के लगभग हमारे % सही हों, तो आपको यहाँ जो 60% आ रहे हैं 2 भाषाओं के,
हिंदी अंग्रेजी हो सकती हैं, हिंदी संस्कृत हो सकती हैं, संस्कृत अंग्रेजी हो सकती हैं। यहाँ 60 में से आपको यानी 50 और 55 के बीच में प्रश्न है वो सही करने होंगे, और वो तभी सही होंगे जब आपने विस्तार से हर क्लास को पढ़ा है, समझा है, अन्यथा असंभव है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।